बोल रहा है एमएसजेपी न्यूज एमएसजेपी। आइए कवि सम्मेलन में एक कवि ने भगत सिंह पर ऐसा कविता सुनाया जे आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। आइए सुनते हैं माननीय कवि का जो किस प्रकार रोंगटे खड़ा करने वाला भगत सिंह पर कविता सुना रहे हैं। भगत जब जीवन से आजाद हुआ, न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूँ उंगली हूँ, गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूँ। और कविता यहाँ से शुरू होती है, सुनना। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई, अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। और कलेक्टर साहब, जो प्रश्न उठा करके लाया हो, प्रश्न सुनना कि भगत सिंह का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था, ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी, हत्या करने का हक किसी को नहीं है। खैर, इनकी जब हत्या हुई, भगत सिंह को जब मारा गया, तो जो जल्लाद खड़ा हुआ था रस्सा खींचने वाला, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था, हिंदुस्तान का एक बेटा। और उस वक्त जब लोग एक दूसरों पर अपनी जान दे दिया करते थे, उस वक्त जब एक हिंदुस्तान का बेटा दूसरे हिंदुस्तान के बेटे को फांसी की सजा देने के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन करता है, वो क्या सोच रहा होगा, उसके मन में क्या रहा होगा। कल्पना कीजिए जल्लाद क्या सोच रहा होगा। मैं पढ़ता हूँ क्या सोचता है जल्लाद। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। बार लगा है मर्द खड़ा है, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत माँ के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। क्या बात है, कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं, लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। व्यक्ति नहीं, तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा, घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी, अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी भड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा। तो साहब, वो जल्लाद अपने मन में क्या कल्पना करता है और क्या सोच करके रस्सा खींचता है, यदि आपको लगे कि उसकी कल्पना पूजनीय है तो दोनों हाथ उठा करके उसकी कल्पना के लिए आशीष देना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूँ, तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। तुझको सूली पर लटका कर ईसा मसीह बनाता हूँ। व्यक्ति नहीं, तू अवतारी है, भारत माँ की कृत्या है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूँ। एक वो पंक्ति पढ़ता हूँ जो कोई कभी नहीं लिख सकता, मैंने भी नहीं लिखी। ये पंक्ति माँ सरस्वती ने साक्षात प्रकट होकर के मुझे दी है। मेरे एक मित्र ने मुझसे कहा कि भगत सिंह के गले में जो रस्सा पड़ा है, फांसी का फंदा पड़ा है, वो तो हिंदुस्तान का है। यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। उसने क्यों कस दिया? मैंने रस्से से पूछा, रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा? 15 दिन तक साहब रस्से ने जवाब नहीं दिया। 16वें दिन अर्ध निद्रा की अवस्था में मुझे यह जवाब मिलता है। मैं उठता हूँ, वो पंक्तियाँ लिखता हूँ और सो जाता हूँ।
सुबह जब सोकर के 9 बजे उठता हूँ तो वो उस रस्से का जवाब होती है। स्वागत है। सुनना, मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा। एक दृश्य से रस्सा जवाब देता है। भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। अब रस्से का जवाब सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, रे रस्सा तू तो हिंदुस्तान का था, तूने भगत सिंह के गले को क्यों कसा। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा है। उसे क्या पता था उसका लिपटना मौत बन जाएगा। वाह। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। क्यों? बाल सखा सा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का, हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा, तन मन से जो सत्या है, तुम कहते हो फांसी, इसको मैं कहता हूँ। कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियां। भगत सिंह को जो मैला साफ करने वाला था या वाली थी, वो उसका नाम तो था बोधा, पुरुष था वो, लेकिन भगत सिंह उससे बेबे कहते थे। पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। भगत सिंह से पूछा गया आप बेबे क्यों कहते हैं, तो वो कहते थे बचपन में मेरी माँ मेरा मैला साफ करती थी, आज ये मेरा मेला साफ करता है तो ये मेरी माँ है, ये बेबे है। जब भगत सिंह ने उसे माँ मान लिया तो मैंने भी माँ माना है और उसे एक महिला चरित्र के रूप में ही स्थापित किया है। भगत सिंह ने उससे कहा 4 दिन पहले बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूँ। वो बोली तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूँ, यदि तुम मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं बेबे, माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो माँ के हाथ से 2 निवाले खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका मोहबुला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। कविता की अंतिम पंक्तियां सौंपता हूँ, तो क्या सोचती है सुनना कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। साफ सफाई करने वाले बेबे का मन व्याकुल था। माँ के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और वो भगत सिंह जब रोटी खा रहे थे तो उनके हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, बेबे अपने हाथों से खिला रही थी। वो दृश्य सौंपता हूँ कि जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई। आइए यह कवि को सुनते हैं जो उनका कविता का मूल सिद्धांत है। जब बेटी ने अपने पिता से बोली
कि मैं शादी करूंगी तो कवि से ही करूंगी। यहीं से इनका कविता स्टार्ट होता है। विवाह की स्थिति में भी हास्य आइए पैदा हो जाता है। माननीय वो कवि एक क्या लड़के लड़की कवि के फेरे चल रहे सम्मेलन में थे। या कविता पंडित जी सुनते हैं। लड़के से बोले, बेटे इन फेरों में कन्या आगे की तरफ चलेगी, तुम कन्या के पीछे पीछे चलोगे। लड़की 2 कदम चलेगी, लड़का उससे आगे निकल आया। पंडित जी ने फिर समझाया, बेटे कन्या को आगे चलना है, तुम्हें कन्या के पीछे पीछे चलना है। लड़की 2 कदम चली, लड़का फिर उससे आगे निकल आया। तो पंडित जी ने लड़के के पिताजी से कहा, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? वे बोले, जी दिमाग तो ठीक ठाक है, लेकिन ये रोडवेज की बस का ड्राइवर है, इसे ओवरटेकिंग की आदत है। बजा दीजिए थोड़ी सी तालियां। मैं बातचीत बहुत कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा संक्षिप्त कर रहा हूँ भाई साहब की वजह से। और मैंने बताया ये अग्रवाल परिषद का कार्यक्रम है। अग्रबंधुओं का दुनिया में कोई जवाब नहीं। अभी वो नई दिल्ली स्टेशन, नई दिल्ली टर्मिनल 3 पर वो एक अंग्रेज उतरा, हाँ दिल्ली में, तो एक भारतीय उससे टकरा गया। बोले, देख हिंदुस्तान अद्भुत देश है, 3 लोगों से बचकर रहना। बोले, कौन कौन? बोले, एक यादव, एक गुजर, एक अग्रवाल। तो उसने कहा, भाई साहब अंग्रेज के मुंह थी नहीं, फिर भी ताप दे दिया। 2 थप्पड़ मारे यादव ने खींच के। बोले, सरकार ही तो चलेगी, पर तुम जैसे ताप थोड़ी दोगे अभी भी हमें। अंग्रेज बोला, ये कौन थे? बोले, ये हमारे यहाँ के यादव हैं, इनको देखकर अब मूंछों पे ताव मत देना। पहचान गया? बोले, पहचान गया। बोले, गुजर को कैसे पहचानूंगा? बोले, मैं बताऊंगा। उधर से गुजर आ रहा था, भाई ने कहा इसको देख के धौल जमा दे। अंग्रेज ने पहलवान वाला धौल जमा दिया, 2 थप्पड़ गुजर ने दिए। बोले, नोएडा में जमीन हमारी बिक रही है 1-1 करोड़ रुपए की किला, ताकत ये दिखा रहा। अंग्रेज की खोपड़ी घूमी, ये कौन है? बोले, हमारे यहाँ के गुजर हैं, इन्हें अपनी ताकत मत दिखाना। बोले, इन्हें तो पहचान गया, अब अग्रवाल को कैसे पहचानूंगा? समझ जाओ तो आशीर्वाद देना। अगला छूटते ही बोला, साले तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? तालियां जरा बजा दो एक बार, हाथ उठाकर मस्ती वाली। ये है अग्रवाल। तो ये वो लोग हैं, काम किसी से करवाए, रिमोट अपने हाथ में रखेंगे। एक रचना विशेष सुना रहा हूं मैं, मैंने भूमिका जिसकी बनाई है। लड़की के हाथ में माला वो हर कवि के सामने जाती है। अलीगढ़ हमारा सांस्कृतिक विरासत का शहर है। एक एक कवि देखिए, जब वो काका हाथरसी के सामने माला लेकर आई तो काका हाथरसी जी ने उनसे क्या कहा। उनकी हर कविता में काका आती थी, शलभ जी मैं बहुत मन से सुना रहा हूं और मन से आप सबका पूरे सदन का आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। स्वागत। कि तू तो मुझको भा गई भाई तेरी चाल, जब से देखा है तुझे मन में है भूचाल। अरे मन में है भूचाल, ठुमक कर डांस कर रहा, पर मन ही मन में मैं तुझसे रोमांस कर रहा। अगर मिले तू कोई तमन्ना रहे ना बाकी, इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। देखो तालियां कम बजा रहे हो आप, ताली थोड़ी ज्यादा बजा दो तो मैं और ऊर्जा से सुनाऊंगा। इन सारे कवियों की भी तू होगी काकी। ऐसा कहकर काका जी बच गए। महेश जी उसके बाद में ओम प्रकाश आदित्य जी, आप तो इतने कवियों को YouTube पर लगातार सुनते हैं। तो ये माइक भी इतना ऊंचा करना पड़ता था, बहुत अच्छी कदकाठी के कवि थे। उनकी शैली में मैंने छंद लिखे, अनुकरण किया उनका। मेरे साहित्यिक गुरु भी आदित्य जी रहे हास्य रस में। देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा, पूरे मंच का भी आशीर्वाद चाहूंगा, सुनिएगा। कि तू है छोटी मैं हूँ लंबा, मैं तो हूँ पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तो। मस्ती से सुने दोस्त। ओ तू है छोटी मैं हूँ लंबा, मैं तो हूँ पूरा चंबा, कद्दू के मुकाबले में खीरे सी लगेगी तू। पूरा 5.5 फुट वृत्त मेरे पेट का है, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। सामने मृदंग के मंजीरे। जब तक सारे ताली नहीं बजाएंगे अगली पंक्ति नहीं सुनाऊंगा रिद्म। सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू, सामने मृदंग के मंजीरे सी लगेगी तू। हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी। अगली पंक्ति पर आशीर्वाद तालियां दोनों मिलनी चाहिए। ओ हिमगिरी जैसा दिव्य रूप पास में है मेरे, सामने सुमेरु के मतीरे सी लगेगी तू। तालमेल तेरा मेरा हो ही नहीं सकता, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू। ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू, ऊंट जी के मुंह में तो जीरे सी लगेगी तू।
ऐसा कहकर आदित्य जी भी बच गए। उनके बाद में आदरणीय श्री अशोक चक्रधर जी, वो खुर्जा के रहने वाले हैं, देश के बड़े व्यंग्यकार हैं। उनकी शैली से आप सब परिचित हैं। लड़की माला लेकर अशोक चक्रधर जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने लड़की से क्या कहा और किस प्रकार कहा। स्वागत कि आइए आइए आइए, मेरी तरफ जरा आराम से आइए। वैसे तो आप सुंदर हैं, सलोनी हैं, मक्खन है, लोनी हैं, वलकल वसन में है, माया मृग छोनी है। हाँ बिल्कुल वैसी भाषा है। प्यारी सी मूरत है, वाह। लेकिन हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत। हमारी नहीं श्री लालू जी की जरूरत है। हम कवियों में तो बस एक हैं जिन्हें घराड़ी से बहुत अधिक प्यार है। वाह। प्यार की वजह से थोड़े से गंजे हैं, लेकिन बहुत अधिक समझदार हैं। इतने ज्यादा कि सबको घर की बातें बताते हैं, 4 लाइना सुनाते हैं, पूरे पत्नी धर्मा है। अब तो आप समझ ही गए हो। समझ गए ना भाई साहब। प्रिय भाई सुरेंद्र शर्मा हैं, उन्हीं की जिंदगी में है पूरा पूरा अमन और चैन जी, इसलिए वहीं जाइए बहन जी। लड़की जब सुरेंद्र जी के सामने आई तो देखिए उन्होंने अशोक चक्रधर जी को संबोधित करते हुए क्या कहा और किस प्रकार कहा। रे चक्रधर, रे तुम्हारी जिंदगी पे मकड़ी का जाला क्यों कूद रिया है? चांद पे जो बाल बचे हैं इन्हें दुश्मन की ताईं क्यों घूर रिया है? वाह। रे थारा महारा तो दोस्त दोस्त का, भाई बिरादर का नाता है। यदि अथारी बहन हो सके है तो हमारी भी माता है। मैंने कहा ताली कम मत करो, देखो। उसके बाद सुरेंद्र शर्मा जी भी बच गए। बाद में डॉक्टर कुंवर बेचैन जी, अभी सुना आपने डॉक्टर साहब को। देखिए जब लड़की माला लेकर गई उनके सामने तो उन्होंने क्या कहा। इस स्वयंवर में हो माला, सौगात कुंवारों की। तालियां तो बजा दो भाई, देखो मैं बिल्कुल अभी साथ साथ ही सुना रहा हूं। इस स्वयंवर में हो माला, सौगात कुंवारों की। बिल्कुल वैसा ही। तेरे घर सदाए बारात कुंवारों की। मुश्किल है बहुत मुश्किल, अब घोड़ी पे चढ़ पाना। वाह। बहुत खूब। मुश्किल है बहुत मुश्किल, अब घोड़ी पे चढ़ पाना। इसलिए करो दुल्हन बस बात कुंवारों की। वाह वाह वाह। तेरे घर सदाए आ गई माला। बारात कुंवारों की। ऐसा कहकर वो भी बच गए। उनके बाद में एक बड़े लोकप्रिय कवि हैं हमारे, बहुत बार अलीगढ़ आए, बड़े लोगों ने सुने होंगे, डॉक्टर उर्मिलेश जी। उर्मिलेश जी, वाह वाह। उनकी एक बड़ी लोकप्रिय कविता थी, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और अलीगढ़ में जब वो आते होंगे तो उस कविता से हम समापन करते थे। देखिए पूरे सदन की तालियां रिदम पर मैं चाहूंगा। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम और सब तालियां बजाकर समापन करते थे जी। महेश जी देखो 10 कवियों की पेमेंट लेनी है मुझे आज आपसे। उर्मिलेश जी आए तो उन्होंने क्या कहा कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए यही आनंद मुझे अभी आना चाहिए, वो आ नहीं रहा जो आना चाहिए। ओ मेरी जिंदगी है इस डीएम साहब ने बहुत बार सुना होगा, खूब आगरा आते थे, खूब संचालन करते थे एटा मैनपुरी, और हमारे बड़े कवि थे। अचानक ब्रेन हेमरेज में वो चले गए, लेकिन मैं उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए,
जब तक सारे नहीं बजाएंगे यही करता रहूं। मेरी जिंदगी है इस देश के लिए, पूरे भारतीय परिवेश के लिए, ना बनी ये राग और द्वेष के लिए, रूपसी के रूप वाले वेश के लिए, इससे कहो कि कहीं और चली जा। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय। जय श्री राम।